माने नहीं प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले हम आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का अहवाल। आज 100 इंडेक्स ने तारीख दोबारा से रकम कर दी है। अपना ही साबिका रिकॉर्ड तोड़ता हुआ 100 इंडेक्स नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन है। आज रिकॉर्ड तरीन सतह 100 इंडेक्स की रही 55,540 पॉइंट्स, जिसमें 1200 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। हमने देखा कि कराची स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान जारी है, रिकॉर्ड तेजी का रुझान जारी है, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स दिन ब दिन नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन है। आज इंट्राडे में अगर हाई लेवल की मैं बात करूं 100 इंडेक्स की तो 55,540 पॉइंट था और 54,306 पॉइंट से 100 इंडेक्स ने अपने सफर का आगाज किया आज और 55,540 पॉइंट की बुलंद तरीन रिकॉर्ड तरीन सतह पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल है, सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हाई है। IMF से मुस्बत मुज़ाकरात, इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं उनकी बेहतर परफॉर्मेंस, ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान जारी है। इसके अलावा हम जो कंपनीज के अनाउंसमेंट्स हैं उन लोगों ने भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग को काफ़ी तकवीत पहुंचाई है और सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई है ब्रोकर्स के और फाइनेंसर्स के। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में, IT स्टॉक्स में, रिफाइनरी स्टॉक्स के अंदर नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 365 कंपनीज में काम हुआ, 260 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा देखा गया, 97 कंपनियों के शेयर्स में कमी देखी गई और 14 कंपनीज ऐसी थी जो अनचेंज रहीं। बुध के रोज 54,261 पॉइंट पर मार्केट क्लोज हुई थी। बीच में यौम इकबाल की वजह से मार्केट बंद थी। आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है और स्टॉक मार्केट में तारीख रकम हो गई है। इसके अलावा मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा डॉलर की पोजीशन मजबूत होते हुए हम देख रहे हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 286 रुपए 90 पैसे से बढ़कर 287 रुपए 55 पैसे का हो गया, 65 पैसे का इसमें इजाफा देखा गया। इसी का असर हमने ओपन मार्केट में भी देखा और ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा हो गया, 287 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 288 रुपए 50 पैसे का हो गया। इन्फ्लोज हमारे मुल्क में नहीं आ रहे हैं, लिक्विडिटी क्रंच जो डॉलर का है वो अभी भी कायम है, रिजर्व हमारे थोड़े से गिरे हैं। इसी की वजह से इस वक्त डॉलर की पोजीशन मजबूत हो रही है और फिर IMF की टीम यहाँ पर है और IMF ने कहा है कि आप डॉलर को फ्री बेस कर दें, फ्री मार्केट कर दें। डॉलर और रुपये के दरमियान जो एक फ़र्क था जो 8% तक पहुंच गया था उसको हम कम करने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अगर हम अपने इन्फ्लोज लाने में भी कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में रुपये की कदर में हम बेहतरी देखेंगे और डॉलर को फिर से हम पीछे जाता हुआ देखेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट GDP के मुकाबले में बहुत कम है। पाकिस्तान और श्रीलंका में खतरे का बुरहान ताहाल बरकरार है। अदायगियों का अदम तवाजुन पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा खतरा है। बैरूनी सरमायाकारी में कमी, नाकिस पॉलिसियां पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर का ना बढ़ना पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को तक़वियत देगा। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी का तनासुब GDP के मुकाबले में सिर्फ 0.6% है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बेहतर करने के लिए हमें पॉलिसीज चाहिए और पॉलिसीज का फुकदान है और अगर पॉलिसीज नहीं होंगी हमारे मुल्क में तो मौशी मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि गैस बम के फौरी बाद अब बिजली का बम गिराने की तैयारियां की जा रही हैं। रवा माली साल की पहली सहमाई में एडजस्टमेंट की मद में मुल्क भर में बिजली महंगी होने का इम्कान है। नेपरा पहली सहमाई एडजस्टमेंट की दरख्वास्त के हवाले से 14 नवंबर को समाप्त करेगा और बिजली कंपनियों ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में 12 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए वसूली की इजाज़त मांग ली है। एक तलवार लटक रही है हमारे ऊपर, वो है बिजली की कीमतों में इजाफे की। अभी कुछ दिन कबल 193% गैस की कीमतों में इजाफा किया था, अब बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, कर्ज में मुब्तला है, हर तबका इस वक्त महंगाई की जद में आ चुका है। इसके अलावा मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा कि तरसीलात ज़र की शरह में इजाफा हुआ, ये बड़ी खुशाइन बात है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा पाकिस्तान बेचते हैं उसकी जो तरसील है अगर वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होगी तो ऑब्वियसली उससे हमारे रिजर्व्स को तक़वियत मिलेगी। ग्रे मार्केट चूँकि सबूतास हो गई है क्रैकडाउन की वजह से, अब ओवरसीज़ अपना पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू भेज रहे हैं तो इससे हमारी रेमिटेंसेज बेहतर हो रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर के दौरान रेमिटेंसेज में माहाना बुनियाद पर 11.5% इजाफा हुआ, सालाना बुनियाद पर 9.6% इजाफा हुआ। माली साल 2024 के पहले 4 माह में जो ओवरसीज़ ने रेमिटेंसेज भेजी हैं उनकी मद में 8 अरब 80 करोड़ डॉलर मौसूल हुए हैं। अक्टूबर में सऊदी अरब से 616 मिलियन डॉलर 616 मिलियन डॉलर जबकि UAE से 473 मिलियन डॉलर हमें मौसूल हुए हैं। बड़ी खुशाइन बात है, हमारी रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है और इसी की वजह से हमारे जो रिजर्व्स हैं उनके ऊपर बोझ कम पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो बैंकिंग डिपॉजिट्स हैं
वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गए हैं। अक्टूबर 2022 के मुकाबले में अक्टूबर 2023 में बैंकिंग डिपॉजिट्स में 17.80% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। देखें, जब इन्वेस्टमेंट करनी होती है किसी भी इन्वेस्टर को तो वो रियल इस्टेट में जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त रियल इस्टेट ज़बू हाली की जानिब गामज़न है। वो स्टॉक मार्केट जाता है। स्टॉक मार्केट बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन कैपिटलाइजेशन स्टॉक मार्केट की अप्रॉक्सीमेटली $28 बिलियन है। 2017 में $100 बिलियन थी। इसके अलावा वो गोल्ड मार्केट में जाता है, तो गोल्ड मार्केट में क्रैकडाउन की वजह से मैनिपुलेशन नहीं हो रही, वो डॉलर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो फिर वो रुख करता है बैंक्स का, सेविंग डिपॉजिट्स का। इसी की वजह से बैंकों के डिपॉजिट्स रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गए हैं। अक्टूबर 2022 के मुकाबले में अक्टूबर 2023 में बैंकिंग डिपॉजिट्स में 3,986 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बैंकिंग डिपॉजिट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 26,398 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। आज प्रोग्राम में हम तफसीली डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी को लेकर। आज रिकॉर्ड तेजी, मार्केट प्लस हुई, फिर सरप्लस हुई, फिर रिकॉर्ड प्लस हुई, फिर इंटरबैंक में डॉलर की पोजीशन को भी हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बिजली बम गिरने को तैयार है, गैस का बम गिरा दिया गया है, IMF यहाँ पे मौजूद है, टैक्स नेट को बढ़ाने की डिमांड कर दी है। उसके अलावा हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स किस से जा रहे हैं, इस हवाले से प्रोग्राम में तफसीली बात होगी। और ये भी बात मैं करूँगा कि पाकिस्तान और फ़िज़ाइया का जो फ़िज़ाई ऑपरेशन है वो कब तक बहाल हो जाएगा, उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से भी मैं आपको इस प्रोग्राम में अपडेट दूंगा। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज रिकॉर्ड तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पे चला गया। मार्केट प्लस, सरप्लस और फिर रिकॉर्ड प्लस हो गई। क्या वजूहत हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्यों रिकॉर्ड सतह पे ट्रेड हो रही है और कहां पर जाकर रुकेगी, इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं अफरोज अली मर्चेंट, स्टॉक एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अफरोज साहब। क्या समझते हैं मार्केट के तेज होने की क्या वजूहत है और मार्केट कहां जाकर आप देख रहे हैं कि रुक सकती है? देखिए, मार्केट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 6 साल पहले, 6.5 साल पहले 53,000 मार्केट थी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा 5-6 साल को कंपेयर करता है। वो 53,000 की जगह 55,000 है, 2,000 पॉइंट्स बढ़ी है। अब रिसेंटली जो बढ़ी है उसकी वजह यह है कि देखें, जो बेंचमार्क जो इंटरेस्ट रेट है या यील्ड जिसको कहते हैं ट्रेजरी बिल की यील्ड 25% पे चले गए थे सितंबर में, आज वो 21% से कम है। 2 महीने में 4% कम हुए हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, हमारे रेमिटेंसेस बढ़े हैं, हमारा करंट अकाउंट अभी कुछ दिनों में अक्टूबर की फिगर्स आएगी तो वो सरप्लस होगा। तो ये सारी अच्छी बातें। और दिसंबर 12 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग है तो उसमें 22% जो पॉलिसी रेट है वो एक्सपेक्टेड है कि 100 बेसिस पॉइंट 21% पे आ जाए, जिससे ट्रेजरी बिल की यील्ड जो है वो तकरीबन 4% नीचे गिर गए। मगर अफरोज साहब, करेंसी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा है, रुपए की कदम गिरावट का सिलसिला जारी है, तो उसका एक इम्पैक्ट आप समझते हैं कि मार्केट में आएगा? देखिए, मार्केट में डॉलर ठीक है, कुछ दिनों में अगर 8 से 10 का बढ़ा है, लेकिन आप ये भी देखें ना, 307 रुपए से 275 पे भी आ गया था तो इंटर बैंक में, और अगर वो ओपन मार्केट में तो 335 से आज भी वो 50 पे नीचे है। तो वो डॉलर अब हुआ क्या है, पिछले 6 साल में कंपनीज की जो ब्लू चिप स्टॉक्स है, जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स जिसको कहते हैं, उसकी प्रॉफिट 100% बढ़ी है, लेकिन इंडेक्स तो 100% नहीं बढ़ा ना। इंडेक्स तो 53,000 से 55,000 है, जब प्रॉफिट 100% से 200% तक बढ़ा है। 80% कंपनियों का प्रॉफिट 100% से 200% बढ़ा है 6 साल में, और इंडेक्स 53,000 से सिर्फ 2,000 पॉइंट बढ़े। तो इंडेक्स में तो बहुत फंडामेंटली तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है, चीजें पॉलिटिकली स्टेबलाइज होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होती है। तो ये तो मार्केट जो है वो 8 की प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे रहा है। 25 साल पहले इंडेक्स शुरू हुआ था 1000 पॉइंट से 1991 में, तो वो हमेशा जो हिस्टोरिकली 8 और 10 की पी पे रहा है। आज वो 4 की पी पे है। अगर लोअर साइड पे जाए 8 की पी, जब 53,000 मार्केट थी 2017 में तो 12 की पी पे था। मैंने कहा 12 की पी पे होना चाहिए, बट 8 की पी पे पी अगर हो तो आज 4 की पी पे, तो वो 53,000 से जो 4 की पी पे आया था वो तो 1,06,000 होना चाहिए। फंडामेंटल
बेसिस पे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जेन्युइन मार्केट है, जेन्युइन फंडामेंटल फिगर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट बंद कर रही है रिकॉर्ड सेटअप। 100% बिल्कुल जो है वो इसमें कोई यानी प्रॉफिट अगर देखें डिविडेंड जो बढ़ते हैं कंपनियों के डिविडेंड भी बढ़े लेकिन डिविडेंड के जो इंडेक्स को वो उसके अंदर पॉइंट्स आ जाते हैं, कैप्चर हो जाते हैं। स्पेशली बैंकिंग के स्टॉक्स ने तो रिमार्केबल अनाउंसमेंट्स दी हैं। बिल्कुल रिमार्केबल ये कह रहा हूँ मैं कि अगर अभी एक मैं बैंक का नाम नहीं ले रहा, ये 7 क्वार्टर पौने 2 साल पहले जिस बैंक ने 5 रुपये डिविडेंड दिया है आज वो पौने 2 साल बाद 11 रुपये डिविडेंड दे रहा है, पौने 2 साल बाद डबल डिविडेंड हो रहा है। तो डिविडेंड का इम्पैक्ट तो आ जाता है इंडेक्स में, लेकिन प्राइस का अर्निंग्स का इम्पैक्ट नहीं आता है इंडेक्स में। उसके अर्निंग्स जो है वो सारे 5 रुपये से जब 11 रुपये पे हो गए जब भी वो 11 रुपये डिविडेंड दे रहा है ना, तो अर्निंग्स डबल हो गया, डिविडेंड डबल हो गया, लेकिन प्राइस डबल नहीं हुई अभी। अच्छा अफरोज साहब, कैपिटलाइजेशन हमारी अभी भी कम है 2017 के मुकाबले में। 2017 में हमारी कैपिटलाइजेशन मार्केट की अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन थी, इस वक्त 29 बिलियन डॉलर्स है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए वो तो इसलिए कि डॉलर आपका 100 रुपये पे था, जी 100 बिलियन डॉलर पे थे, आज 30 बिलियन डॉलर से नीचे है। तो डॉलर के पर्सपेक्टिव से देखिए उसका तो वो रूपी का डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है ना, अदरवाइज तो ये चीज नहीं होती। तो वहां तक पहुंचने के लिए तो अब बहुत टाइम चाहिए, और अल्लाह करे मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमी कंडीशन सही होती तो ये डॉलर 250 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वो जितना तेजी से बढ़ा है उतना ही तेजी से हमने देखा भी नीचे आया है, लेकिन और चीजें बेहतर हो जाती है, इलेक्शन भी हो जाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है, इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, हमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एक बन गई है। तो ये माहौल जो है इन्वेस्टमेंट का, और ये जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे देखें, अभी तो इनका पॉलिसी रेट नीचे आया नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रेजरी बिल के इंटरेस्ट रेट 25 से 21% आ गए, तो मार्केट 2 महीने से ये रैली बनाई है और इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया 8 फरवरी को आपको करना ही करना है। तो चीजें मैं समझता हूँ कि हर एंगल से, फिर एमएससीआई का 14 तारीख को अनाउंसमेंट है, उसमें हमारे कुछ स्टॉक्स ऐड होंगे, हमारे डिलीट होते जा रहे थे, हमारा वेटेज भी कम होता जा रहा था। अब क्योंकि रुपी भी बेहतर हुआ है कंपेयर टू उनका बाद बैंक भी देखें 307 पे जो पहुंचा था 285 पे है, वो भी हमारा 22 रुपए जो है बेहतर है। 100 इंडेक्स तो कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? मार्केट का पीक लेवल क्या देखना है आप आइंदा दिनों में? नहीं देखिए मार्केट वो फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, मैं फंडामेंटलिस्ट हूँ, मैं अर्निंग्स और प्रॉफिट और डिविडेंड देखता हूँ। अब टेक्निकल पर्सपेक्टिव से एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है RSI। अब ब्लूमबर्ग का कहना है कि RSI काफी बढ़ गया है तो मार्केट में करेक्शन आनी चाहिए, ठीक है ना। ये ब्लूमबर्ग ने ये जब 53,000 इंडेक्स हुआ जब बात की थी, उसके बाद भी 2000 पॉइंट्स बढ़ गई, यानी करेक्शन हो सकती है नेक्स्ट सेशंस में। अच्छा ये बताएं अफरोज साहब, IMF की टीम इस वक्त पाकिस्तान में है, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। IMF ने डिमांड की है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, स्टेट सेक्टर पे आप टैक्स लगाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स लगाएं, रिटेलर्स पे टैक्स लगाएं। उसके बाद IMF ने कहा है कि आप अपना टैक्स का जो डेफिसिट है, जो गैप है, उसको फुलफिल करें। इसके अलावा बिजली की कीमतों में भी इजाफे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो इनके क्या इम्पैक्ट्स आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में मार्केट पर? देखिए हमारे जो एक तो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ था वो जुलाई से बढ़ गया, गैस का जो टैरिफ था वो भी जुलाई से बढ़ गया, एरियस के साथ, ठीक है, नवंबर के बिल्स में आएंगे। तो अब मजीद कोई टैक्स के पर्सपेक्टिव से तो देखें ना, अगर एक सैलरी क्लास उसको टैक्स कटने के बाद उसको तनख्वाह मिलती है तो भाई ट्रेडर को भी तो टैक्स देना चाहिए ना। तो जो ये तबके जो टैक्स नेट में नहीं है, तो मैं समझता हूँ IMF ये चीजें कर रही है तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। एग्रीकल्चर इसको पॉजिटिव लिया जाएगा मार्केट में? बिल्कुल पॉजिटिव लिया जाएगा। देखिए अभी मसला ये हो गया ना, अभी आप देखें तो हम एक पाकिस्तान टेलीविजन में इंटरव्यू में थे, तो मेरे एक साथी थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। इस वक्त तो आपका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, यू नो। प्रॉपर्टी में वो डीम इनकम टैक्स और वो सारी चीजें हो गई है, वो इतना, तो ये और कोई तो आपके पास इस वक्त इन्वेस्टर के पास जो बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बैंक के डिविडेंड यील्ड आज की प्राइस से वो 37% हो रही है, जो 160 रुपए का वो है, और 42 रुपया उसने डिविडेंड दिया है। और जिसने 95 रुपीज में डिविडेंड दिसंबर में आ गया था, जिसने 95 रुपीज में लिया
उसको तो 50% डिविडेंड मिल रही है और एक साल में वो दाम भी उसका स्टॉक का 50% से ज्यादा हो गया। एक्टिव क्लाइंटेल का रेशो इंक्रीज हुआ है, और क्या आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आईपीओज आ जाएंगे जो रुके हुए हैं? बिल्कुल, देखें ये नंबर ऑफ क्लाइंट्स इन्वेस्टर जो यूआईन्स है वो इंक्रीज हो रहे, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे, रुपी वैल्यू में, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स के वैल्यू में। तो ये तो देखें ऊंच नीच तो दुनिया भर में स्टॉक एक्सचेंज में ऊंच नीच होती है, इवन प्रॉपर्टी में भी होती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी में नहीं होती है। ये जितने जो जिसमें आपका प्रिंसिपल गारंटीड नहीं होता है उसमें ऊपर नीचे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम समझते फंडामेंटली, तो जैसा मैंने कहा प्रॉफिट 100% बढ़ गए 6 साल में। इंडेक्स तो वहीं खड़ा हुआ है जो 53,000 का था 6 साल पहले, आज भी 53 प्लस 2,000 पॉइंट बढ़े, तो ज्यादा नहीं बढ़े मेरे हिसाब से, तो बढ़ना चाहिए। डिविडेंड की वजह से, अनाउंसमेंट की वजह से मार्केट में आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तेजी बरपा हुई है? ओ यस, 80% जो ब्लू चिप स्टॉक्स है उसके डिविडेंड और अर्निंग्स दोनों जो है वो 6 साल में 100% से लेके 200% तक बढ़ गए। बहुत शुक्रिया अफरोज साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी रिकॉर्ड तेजी हमने देखी। 100 इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी। 55,540 पॉइंट की नफसाती हद पर ट्रेड हुआ। सरमायाकारों ने अरबों रुपए कमाए। बैंकिंग स्टॉक्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। दिन ब दिन 100 इंडेक्स अपने ही साबिका रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन है। अगले सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और बरतानिया का फ्लाइट ऑपरेशन कब बहाल होने जा रहा है, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है। इस अपडेट्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान मोहम्मद सैफुल्लाह। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में कितनी एयरलाइंस हैं जो फ़िज़ाई ऑपरेशन अपना ऑपरेट कर रही हैं, और हाल ही में मजीद कितनी एयरलाइंस अपना फ़िज़ाई ऑपरेशन पाकिस्तान में लेकर आई हैं? जी देखिए, इस टाइम कोई 32 के करीब जो एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान आती हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हैं पाकिस्तान आती हैं जी। और रिसेंटली जो है हाल ही में अगर देखें तो आज़रबाईजान की एयरलाइंस हाल ही में पाकिस्तान आई थी, ग़ालिबन सितंबर का महीना था जी। और उससे पहले इथोपियन एयरलाइंस भी आई, उज़्बेक भी आई, और फिर ओमान की सलाम एयर है वो भी पाकिस्तान आई। तो इस तरह गाहे बगाहे जो एयरलाइंस है उनकी दरख्वास्त मौसूल हो जाती है और फिर उसी हिसाब से उनको प्रोसेस किया जाता है। अच्छा सैफ साहब, आउटसोर्सिंग के हवाले से बात की जा रही है, क्या अपडेट हैं, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या मुस्बत पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से जरा अपडेट दीजिएगा। जी, जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का जो अमल है वो जारी है। इस सिलसिले में अपडेट यही है कि जो बिड सबमिशन डेट थी उसकी वो उसको 15 मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अच्छा। और ये इंटरेस्टेड जो बिडर्स हैं उन्हीं की दरख्वास्त पर और इस सिलसिले में जो कॉरिजेंडम है वो भी लोकल और इंटरनेशनल अखबार में छप चुका है। अच्छा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के बाद कौन कौन से एयरपोर्ट्स आउटसोर्स हो सकते हैं? जी देखिए, जो दूसरे मरहले में कराची और लाहौर का भी आउटसोर्स होने के जी वो भी प्लानिंग का हिस्सा है। अच्छा, बड़ा बेताबी से इंतजार है हम सबको कि पाकिस्तान और बरतानिया की जो परवाज़ें हैं वो दोबारा से बहाल हो। पाकिस्तान बराह रास्त यहाँ से परवाज़ अपनी शेड्यूल करे बरतानिया, तो पाबंदी लगा दी गई थी। ये पाबंदी कब तक उठने के चांसेस हैं? अब तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने भी विजिट कर लिया है, बहुत जल्द हमें एनओसी भी मिलने के इम्कान हैं। इस हवाले से अपडेट्स हैं? जी देखिए, ये कतई तौर पर कोई जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन दिसंबर 2021 जब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑडिट था जिसमें हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान जो है जी उन्होंने बड़ी खुशउस्लूबी से ये वो सारी सिग्निफिकेंट सेफ्टी कंसर्न जो थी उनको रिजॉल्व किया। तो उसके बाद से हमारी ईयू और यूके से जो है हमारी इंगेजमेंट्स जारी हैं 2021 से अब तक 2023 तक। और जैसा कि अभी आपने देखा कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन
जो है उसका जो कंबाइंड एक्शन टीम का दौरा भी मुकम्मल हुआ है अभी हाल ही में जी। और एक कोलैबोरेटिव दौरा था। ये किसी तौर पे ऑडिट या असेसमेंट नहीं थी, अगर कोई इसको ये ना समझे। ये सिर्फ हमारी जो तैयारियां हैं इस हवाले से, जो फर्दर वैलिडेशन आया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की, उस हवाले से जो हमारी तैयारियां हैं उसके बारे में एक कोलैबोरेटिव दौरा था। खुशखबरी कब सुनने को मिलेगी, ये मुझे बताएं आप। कोई डेडलाइन है या कुछ इम्कानात हैं, ग्रीन सिग्नल्स मिले आप लोगों को? जी देखिए, इंतहाई पॉजिटिव यही है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जो है एविएशन की कोशिशें। बहुत शुक्रिया आपका सैफ साहब, आपने अपनी कीमती आरासा में आगाह किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्तकबिल करीब करना पाकिस्तान और बरतानिया का फ़िज़ाई ऑपरेशन दोबारा से बहाल हो जाएगा और इंटरनेशनल टीम्स, इंटरनेशनल सिविल एविएशन की टीम ने हाल ही में दौरा किया है और इसके बाद 2 टीमें आनी हैं। उसके बाद ये NOC जारी की जाएगी और पाकिस्तान और बरतानिया का फ़िज़ाई ऑपरेशन दोबारा से बहाल हो जाएगा। इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी और हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी वाकई में काबिल सताइश है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अगले सेगमेंट में हम आपको मुआशी अशारियों के हवाले से बताएंगे कि पाकिस्तान के मुआशी अशारिये किस सिमत रवा दवा है। अगर बेहतरी की जानिब है तो इसको बेहतरी पर रखने के लिए हमें कौन कौन से इक़दाम उठाने चाहिए। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर आमिर सिद्दीकी, माहिर मौशियात हैं। पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर पोजीशन पर हैं इस वक्त, स्लाइटली इंप्रूव होना शुरू हुए हैं। एक्सपोर्ट की फिगर, ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है, रेमिटेंसेस हमारी बढ़ी है। वो एक अलग मामला है कि करेंसी मार्केट में डॉलर फिर से तनावर हो रहा है बामुकाबला रुपया। तो इन तमाम पॉइंट्स को आप किस निगाह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी। ये तो जाहिर है कि जब मूडीज़ ने आपकी इस तरह की जो क्रेडिट रेटिंग में आपका जो है वो इम्प्रूव किया है, तो इट मीन्स कि इंटरनेशनली जो आपकी क्रेडिट रेटिंग है वो ज़्यादा बेहतर हो रही है। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी डेवलपिंग कंट्री जिसकी रेटिंग बेहतर हो रही है, वो अपने जो सुकूक बॉन्ड हैं या फिर ये है कि जो गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड जो इंटरनेशनल मार्केट में जो जाके फरोख्त करता है, तो फिर उसके ऊपर लोग उसको आसानी से ख़रीद लेते हैं और उसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं, इसलिए कि उसकी क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो बेहतर होती है और उनको यकीन होता है, एतमाद होता है कि इसके ऊपर जो उनको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकता है। और ये हमारे जैसे मुल्कों के लिए एक बड़ा सिग्निफिकेंट एक जो है डोमेन होता है, ताकि जिसके ज़रिए से हम फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व का जो है अपने मुल्क में इजाफा कर सकें। तो जाहिर है कि ये तो बहुत अच्छी जो बात है ये। और कल भी इसी तरह से खबर आई थी कि वो गवर्नमेंट स्टेट बैंक पाकिस्तान ने जो बॉन्ड्स वगैरह जारी किए थे वो तमाम के तमाम जो है फरोख्त हो गए थे। तो अगर ये कि ये नेगेटिव जा रहा होता तो जाहिर बात है कि फिर इसकी वजह से इसको बेचना बहुत मुश्किल होता। दूसरी चीज़ जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है हमारे जो स्लाइट इंप्रूव हुए, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी मैं उसी तरफ ही आ रहा था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखिए, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो कोई हमारा जो है वो इंटरनल इकोनॉमीज का इतना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मसला हमारे जो एक्सटर्नल पेमेंट्स का जो मसला है वो है कि वो उसमें हम डेफिसिट में जा रहे हैं, कि हमारी जो डॉलर रिक्वायरमेंट है या जो फॉरेन एक्सचेंज की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो बहुत कम है। सस्टेनेबल सप्लाई आपके पास सिर्फ 2 ही तरीक़ों से आ सकती है और वो है आपकी एक्सपोर्ट। वो जितनी ज़्यादा बेहतर होगी तो ज़ाहिर बात है डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ज़्यादा होगी। और दूसरे नंबर पे जो हमारे लिए सबसे बहुत लाइफ लाइन है जो हमारी इकॉनमी के लिए, वो हमारे वर्कर्स रेमिटेंसेस हैं। तो ये दोनों तरफ से जो है ये इसके अंदर इजाफा हो रहा है ग्रेजुअली। जिस तरह से एक वो डिक्लाइनिंग पाथ जो था वो अब जो है ये एक समझे कि एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट के अंदर जो है कन्वर्ट होता जा रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। और इंशाल्लाह इसके मार्केट के ऊपर मसबत असरअंदाज होंगे। और जो एक होता है इकोनॉमिक्स के अंदर कही जाती है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इसका, तो इंशाल्लाह इसका जो है बेहतर मल्टीप्लायर इफेक्ट होने की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है इसका ज़्यादा बेहतर इजाफा होगा। जिस तरीके से गैस टैरिफ में इजाफा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ में इजाफा हो रहा है, हम एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव कर पाएंगे? हम अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर पाएंगे मुस्तकबिल में? देखें, अगर ये गैस के चार्जेस में इजाफा होता है तो जाहिर बात है, और यूटिलिटी के चार्जेस में इजाफा होता है तो ये तो जाहिर है कि फिर हम ये हमारी कॉस्ट का हिस्सा हो जाएगा, जिसको जो है हम इंटरनेशनल कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ टैक्सेस की वजह से इजाफा हुआ है तो जाहिर बात है इसका असर फिर एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री पे नहीं होगा, इसलिए कि एक्सपोर्ट के ऊपर जितने भी हमारे इनपुट टैक्स लग रहे होते हैं वो बिल आखिर वो हमें रिफंड हो जाते हैं। देर में होते हैं, जल्दी होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये देर में ही होते हैं, कभी जल्दी तो हमने नहीं सुना। जी, ये बिल्कुल इसी वजह से होता है, क्योंकि देर से हो रहे होते हैं
तो लाजमी तौर पर उसका एक अलग जो है एक जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है वो होता है इसके ऊपर। तो अगर ये चार्जेस बढ़ेंगे तो ये बिल्कुल खतरनाक है, फिर हम जो है ये लूज करेंगे, ये फिर चंद दिनों की ही होगी हमारी जो ये जो ग्रोथ वगैरह है। इसलिए कि देखें हम जो है अभी जो हमारी जो प्रीवियस जो एक ग्रोथ रिकॉर्ड था और एक जो ग्रोथ पाथ था अभी हम उसके ऊपर आ ही नहीं है, बल्कि उसकी तरफ ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं। हमें तो उसको भी क्रॉस करना है। तो अगर ये है कि अगर हमारी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी तो फिर हम इंटरनेशनली जो है मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और मेरा ख्याल है इस पर जितने ज़्यादा चार्जेस हैं अगली गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए कि देखें इसको नीचे लेकर तो आना है, इतने ज़्यादा चार्जेस के ऊपर तो आप इंटरनेशनली कंपेटिटिव बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, आप जो है मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब ये बताएं कि आईएमएफ की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। आईएमएफ ने डिमांड की है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर, होलसेल सेक्टर, रिटेलर्स पर टैक्स आयद किया जाए, रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स आयद किया जाए। तो आप समझते हैं कि मौजूदा निगरान हुकूमत इनको आयद करने में कामयाब हो जाएगी? नहीं जनाब, ये निगरान हुकूमत तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो, क्योंकि उनका तो फोकस ये होगा किसी तरह से जो है वो इंतखाबात वगैरह हों और क्योंकि देखें ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ होती है। हम ऐसा नहीं होता कि बस एक जो है नोटिफिकेशन इशू किया और वो चीज़ नाफिज हो गई। तो आपको याद होगा इससे पहले भी हुआ था कि जो कि एक बहुत बेहतर तरीका था टैक्स नेट में लेके आने का था, और वो वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम था हमारे यहाँ। सेल्स टैक्स को हम रिप्लेस कर रहे थे वैल्यू एडिड टैक्स से, कि जिसके जरिए से जितने भी उसके अंदर बीच में जो एक जो क्या कहते हैं मिडिल एंटिटीज आ रही होती हैं डायरेक्ट कंज्यूमर और मैन्युफैक्चर के दरमियान, तो जितनी वैल्यू एडिशन होती उसी लिहाज से जो है वो टैक्स लग रहा था, तो जिसके वजह से सारे के सारे टैक्स नेट में आ सकते थे। लेकिन आप देख लीजिए कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो गया था। इसकी वजह से ये था कि जो भी जितने हमारे इकॉनमी के सेक्टर के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उसमें से किसी ने भी उसके ऊपर ताउन नहीं किया और गवर्नमेंट ने बिलाकर घुटने टेक दिए और सिर्फ एक सेल्स टैक्स जो है नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से जाहिर है कि फिर वो गिने चुने लोग ही थे जो कि टैक्स दे रहे होते थे। तो ये बहुत मुश्किल है और ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी इसके लिए हमें अपनानी पड़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो मौजूदा हुकूमत है जिसका जो मैंडेट है वो भी बड़ा महदूद है कि वो इसको नाफिज जो है वो कर सके, या आगे वाली गवर्नमेंट ही कर सकती है। और मेरा ख्याल है कि आईएमएफ वालों को इतनी समझ होनी भी चाहिए और मेरा ख्याल होगी भी कि वो सिर्फ एक समझे कि एक प्रेशर ही है और कुछ भी नहीं है, उस पर अमल दरामद मेरा नहीं ख्याल है कि हो सकता है। अच्छा, डॉलर दोबारा से करेंसी मार्केट में मजबूत हो रहा है। लिक्विडिटी क्रंच जो है डॉलर का हमारे मुल्क का वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। एक्सचेंज कंपनीज बड़े पैमाने पर डॉलर प्रोवाइड नहीं कर सकी इंटरबैंक मार्केट को। तो क्या समझते हैं इनफ्लोज के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रिजर्व्स को बेहतर करने के लिए हमें फौरी तौर पर कौन से इकदाम उठाने चाहिए? देखिए फौरी तौर पर जो इकदाम उठाएंगे, हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि हम जो है हमारी इकॉनमी डॉलराइज होती चली जा रही है। डॉलर जो है हमें ट्रांजैक्शन के लिए इतना नहीं चाहिए बल्कि स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए ज़्यादा चाहिए। हर कोई डॉलर खरीद के होल्ड करना चाह रहा है कि नहीं जनाब इसी के अंदर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे इसका लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो ये है कि डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम से कम किया जाए और दीगर करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग जो है उसमें ज़्यादा की जाए। अब रही बात ये कि जो डॉलर ऊपर किस तरह से जो है ये जा रहा है, तो बस अब ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना होता है कि अभी जो है थोड़ा सा सख्ती थी, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो सख्तियाँ ज़्यादा थी, तो आई थिंक वो जितना गया था नीचे उससे थोड़ा बहुत आने की उम्मीद तो थी। ये मेरा ख्याल है जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता हो रहा है ये चलता रहेगा इस तरह से। ये ऐसा नहीं है कि ये एक जगह स्टेबल तो नहीं रह सकता बिल्कुल भी, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। तो इंशाल्लाह अगर ये कि हमारी जो है एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसीज अगर बेहतर होंगी, सप्लाई बेहतर होगी डॉलर्स की, तो ये फिर दोबारा स्टेबल हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि इस मौजूदा इस वक्त जो हमारी जीडीपी है, क्या इस जीडीपी के साथ हम ब्रिक्स में कभी अपना हिस्सा डाल सकेंगे, जो ब्रिक्स ग्रुप एक बना है? नहीं, देखिए जो ब्रिक्स का जो एक ग्रुप है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई इकॉनमी के लिए शराइत रखी हो कि जिसकी इकॉनमी के जो है साइज ये होगा वही जा सकता है। ये तो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बेस के ऊपर होता है कि जनाब के कौन किस जो है ग्रुप को ज्वाइन करता है। अगर ब्रिक्स को अगर पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहता है तो फिर उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस होंगी, वो उनको मीट करेगा। फिर जाहिर बात है कि वहाँ जो ब्रिक्स के जो मौजूदा जो मेंबरान हैं उनका इजलास होगा, उसमें पाकिस्तान अभी तक हिस्सा क्यों नहीं बना ब्रिक्स का, क्या समझते हैं आप? नहीं, मेरा ख्याल है कि ब्रिक्स जो है ये मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान को इसमें सबसे पहले जाने की जरूरत क्या है इसके अंदर। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान ब्रिक्स में जाएगा तो उस मईशत में बेहतरी आएगी? चाइना है, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, अगर इस ग्रुप के अंदर पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है तो मुस्तकबिल में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। इसके अंदर देखें है इसी तरह से
पाकिस्तान ने एक और भी जो है एक तंजीम ज्वाइन की थी D8 के नाम से, डेवलपिंग 8 के नाम से। जी। उसमें मेरा ख्याल है कि रशिया को और इंडिया को निकाल दें तो फिर बाकी तो सारे उसके अंदर वो है मौजूद पहले से। तो इस सच जो है इतना ज़्यादा इस ब्रिक्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिक्स ये है कि अगर यूरोपियन यूनियन की तरह की एक यूनियन बन जाती है तो फिर वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक यूनियन होगी, लेकिन अभी तक तो इस तरह का कोई जो है मतलब आप ये कह रहे हैं कि सूरत-ए-हाल इनिशियल नहीं है। स्टेज पर पाकिस्तान को ब्रिक्स की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अगर आप मेरी जाती राय पूछेंगे तो कोई असर जो है वो उससे हमें कोई इतना फायदा नहीं है। इन ममालिक से ना कोई हमारी बहुत ज्यादा कोई ट्रेड भी एज सच, मतलब सबसे पहले अपनी GDP मतलब ये सप्लाई साइड मजबूत करनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन ब्रिक्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर हो जाएगा तो पता नहीं कोई इनके कोई माशी इनकलाब आ जाएगा या कोई बहुत बेहतरी कोई सिग्निफिकेंट किस्म की आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कुछ है। अच्छा आमिर साहब, आखिर में ये बता दें कि SIFC प्लान और CPEC प्लान कौन सा मंसूबा पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकता है? सॉरी, दोबारा कहिए, आवाज कट गई थी आपकी। SIFC प्लान और CPEC प्लान कौन सा मंसूबा पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, क्या समझते हैं आप? एग्जैक्टली ये क्या कहते हैं CPEC प्लान वो पाकिस्तान से गुजर रहा है, और ये जो इंडिया और ये जो सारा मिडिल ईस्ट का है, मेरी तो नहीं समझ में आता है किस तरह से करेंगे। इंडिया से आप चलेंगे खुश्की के रास्ते, फिर बीच में समंदर आएगा, फिर एक बड़ी खुश्की का रास्ता है, और ये उन मुल्कों से गुजरेगा जो कि पहले ही बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आपस में इनके जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, और फिर उसके बाद दोबारा समुंदर, और फिर जो है क्या कहते हैं कि वो, अगर ये प्लान सबसे ज्यादा बेहतर अगर हो सकता था कहाँ तक जाने के लिए, यूरोप कनेक्ट करने के लिए, तो फिर वो ये है कि जो इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की एंड जो है क्या कहते हैं यूरोप, ये तो पूरा एक खुश्की का रास्ता है। इससे बेहतर रास्ता थोड़ी कोई हो सकता है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि CPEC प्लान हमारी मुआशी तकदीर बदल सकता है मुस्तकबिल में? जी बिल्कुल, ये अगर आप कंपेयर करेंगे उसके मुकाबले में तो ये, और वो जो दूसरा प्लान आप बात करें पता नहीं एग्जीक्यूट भी हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि CPEC प्लान पाकिस्तान की मौसी तकदीर बदल सकता है, और CPEC पर काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और चाइना बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं, और मुज़ाकरात का सिलसिला मुस्बत सिमत की जानिब रवा दवा है। ये बड़ी खुशाइन बात है। माजी में हमने देखा था कि CPEC प्लान को थोड़ा सा बंद कर दिया गया था, डिस्टर्ब हो गया था, थोड़ी सी सुस्त रवि हमने इसमें देखी थी डेवलपमेंट में, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हम तेज़ी देख रहे हैं, जो कि बहुत खुशाइन बात है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।